नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। और संस्कृत व्याकरण में हम लोग जो है कि वर्ण माला के बारे में देखेंगे। वर्ण संस्कृत सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि संस्कृत में जो है कि हमारा यह जो संस्कृत शब्द है वह किससे मिलकर के बना है। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि जो संस्कृत शब्द है वह हमारा सम उपसर्ग और क्या है, क्री धातु है, और हमारा क्या है तो कहेंगे कि कत प्रत्यय है। और इसमें होता क्या है कि शुट का जो है कि आगम, शुट का क्या होता है, आगम होता है, शुट का आगम। अब यहाँ पे हम देख लिए कि सम धन क्री धन कत क्या है, प्रत्यय है, और इसी से हमारा क्या बना है, संस्कृत शब्द बना है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो संस्कृत बनेगा कैसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ जो सम है तो मैं यहाँ पे हलंत है, व्यंजन संधि का अगर नियम लगाएंगे तो यह जो हमारा हलंत यह म है उसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यह म पे क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, क्री। तो यहाँ पे यह हमारा है अभिक्री तो है ये। अब कत प्रत्यय जब जुड़ता है तो उसका क्या जुड़ता है, तो कहेंगे कि यहाँ पे हमारा त जुड़ता है। क्या जुड़ता है तो कहेंगे कि त। अब ई हमारा क्या बन गया, कहेंगे कि संकृत। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये लिखा गया है कि शुट का आगम। आगम क्या होता है, आगम वह होता है जो कि बिना किसी वर्ड को हटाए, अगर दो वर्ड है तो अगर दो वर्ड हैं, एक वर्ड और दूसरा वर्ड, इन दोनों वर्डों में बिना किसी को हटाए क्या किया जाए, बीच में कोई नया वर्ड अगर आकर के क्या हो जाए, बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो आगम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे सुट है तो सुट के ट का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ट का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किस सूत्र से, तो कहेंगे कि हलंत्यम सूत्र से। किससे, हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाएगा, और यहाँ पे ऊ का लोप हो जाएगा। तो अगर किसी व्यंजन से अगर स्वर निकल जाता है तो वह स्वर क्या हो जाता है, आधा, और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, आधा स। तो यह आधा स कहाँ आएगा, सम और क्री धातु के बीच में, यह हमारा बन गया संस्कृत। अब यह समझ में आई बात कि संस्कृत कैसे बना। अब इसके बाद में, संस्कृत के बाद में अगर हम कहें कि नहीं व्याकरण क्या है, व्याकरण, तो जो व्याकरण है इसको अगर हम देखें तो व्याकरण में हमारा क्या आया है, तो कहेंगे कि व्याकरण में जो है कि वी हमारा क्या है, उपसर्ग है, अंग क्या है हमारा, उपसर्ग है, क्री हमारा क्या है, धातु है, और जो है कि ल्यूट क्या है, ये हमारा क्या है, प्रत्यय, ल्यूट। अब थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। ल्यूट, आइए देखते हैं, वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट। अब यह हमारा हमको मिल गया। अब इसके बाद में अगर बात करें हम कि वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट, तो यह जुड़ेगा तो कैसे व्याकरण को बनाएगा। अब यहाँ पे अगर व्याकरण को बनाना है तो हम कहेंगे कि वी आंग, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग, क्री क्या है, धातु, और ल्यूट यहाँ पे हमारा क्या है। अब यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर वी और यहाँ पे आ है तो आप एक संधि है यड़ संधि, यड़ संधि का जानते होंगे कि अगर यड़ संधि पहले वाले पे यहाँ पे अगर हमारा छोटी ई होता है तो उसके स्थान पे हमारा क्या हो जाता है, यड़ आदेश होता है। तो यहाँ पे ई के स्थान पे यह होगा, व्यंजन से जब स्वर निकलेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आधा, और ई के स्थान पे क्या आएगा हमारा, यह आ जाएगा, और यह आएगा तो उसमें कौन सा जुड़ेगा, आ जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया आ, क्या बन गया, व्या। अब क्री है तो क्री जो है धातु है तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कर में, और यह हो गया व्याकर। और जो यह हमारा ल्यूट है, जो ल्यूट है तो वह हमारा किसमें आता है, अन में आता है। तो इसका प्रत्यय जो ल्यूट प्रत्यय है वो अन मिलता है। तो र में हमारा अ मिल करके, और जो न होता है न का हमारा क्या हो जाएगा, अड़ है, और हमको क्या मिल जाएगा, व्याकरण शब्द मिल जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, वर्ण या अक्षर। व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, वर्ण या अक्षर। अब व्याकरण के अंतर्गत वर्ण या अक्षर को हम पढ़ेंगे तो इसमें यह देखेंगे कि जो वर्ण है
वर्ड परिभाषा सभी लोग जानते हैं कि भाषा की क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। ठीक है। और एक परिभाषा है संस्कृत में जो कहा गया है संस्कृत में कि न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर। अब यहाँ पे या तो हमको मिल गया कि न क्षरति इति अक्षर, यह है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बता रहा है कि न का मतलब क्या होता है कि न हो, क्या न हो। क्षरति का मतलब क्षरण या कहेंगे कि विनाश, क्या विनाश। और इति का मतलब है कि वही, और यहाँ पे क्या है अक्षर, तो न क्षरण हो विनाश, वह हमारा क्या होता है, अक्षर होता है। वह हमारा क्या है, अक्षर। न हो क्षरण या विनाश, वह हमारा क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। तो क्षरण विनाश का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसको हम तोड़ न सके, जिसको हम खंड में बांट न सके, वह हमारा क्या होता है, क्षरण या विनाश। उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर। अब यहां से तो आप यह बात को समझ गए होंगे कि वर्ण या अक्षर की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा के लिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे चलते हैं कि अब अक्षर की परिभाषा अगर लिखा जाए तो यहीं पे लिख देते हैं कि जिसका क्षरण या विनाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण या विनाश न हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि क्षरण या विनाश न हो, अर्थात जैसे हमको मिलेगा उदाहरण कि जैसे अ, ई, उ, री, और फिर इसके बाद में कहा जाए क, ख, ग, क्या है आदि, क, ख, ग आदि। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि क्या हम इसको खंडित कर सकते हैं। अब अ है, अ को हम किसमें विभाजित करेंगे, किसमें तोड़ पाएंगे, नहीं टूटेगा। ई नहीं टूटेगा, उ भी नहीं टूटेगा, री भी नहीं। क ख देख रहे हैं कि इसके नीचे क्या लग गया है, हलंत लग गया है, और जिसके नीचे हलंत लग गया है उसकी मात्रा पहले से क्या होती है, आधी हो जाती है। तो आधे को अब हम क्या तोड़ेंगे, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण या अक्षर। तो इसमें हम एक चीज ये देखते हैं कि वर्ण या अक्षर को क्या समझते हैं, वर्ण या अक्षर को समानार्थी समझते हैं, समानार्थी कहते हैं। वर्ण या अक्षर को समानार्थी कहते हैं। वर्ण या अक्षर को क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं। अब यहां तक यह बात हमको मिल गया। अब जब बताइए कि जब हमको वर्ण मिल गया, वर्ण की परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं तो क्या बताएंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि बचपन से ही हम लोग दो ही तो वर्ण पढ़ते आ रहे हैं। क्या अगर अब बात किया जाए कि नहीं वर्ण के प्रकार बताइए, तो प्रकार में तो हम लोग कितने प्रकार, दो ही न प्रकार के पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जिसमें वर्ण के प्रकार में कितने प्रकार, दो प्रकार के। अब दो प्रकार में अगर बात किया जाए तो पहला क्या होता है, तो कहेंगे कि पहला स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, तो कहेंगे कि व्यंजन होता है। क्या होता है, स्वर और व्यंजन। क्या है, स्वर और व्यंजन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, संस्कृत में हो सकता है आपको इस प्रकार से अगर व्यंजन लिखा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यह भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, व्यंजन यह आपका क्या है, यहाँ। आइए अब हम देखते हैं
जो हमारा पहला होगा, क्या है पहला हेडिंग, अब वो होगा हमारा स्वर। अब ये जो स्वर है, इस स्वर मिल गया, हमको व्यंजन मिल गया, तो हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या है। तो स्वर क्या है, तो इसका है सूत्र जो है कि परिभाषा है, क्या है कि स्वयं राजन्ते, क्या है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अब यहाँ पे यह हमको मिल गया कि स्वयं राजन्ते इति क्या है, स्वरा है। तो जिसके बारे में हम बात कर लेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात अब इसका अर्थ क्या होगा। देखिए संस्कृत में आपको जो है कि संस्कृत का ही परिभाषा याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अगर आपसे कह दे कि स्वर की परिभाषा आप पूछ ले, तो आपसे अगर ऑप्शन संस्कृत में लिख करके रहेगा तो बताना होगा। तो इसलिए आप संस्कृत को ही याद रखिए कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अब स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं का मतलब जो खुद से या जो अपने आप, राजन्ते मतलब कि एकदम राजा की तरह, अर्थात राजा क्या होता है, कहेंगे कि स्वतंत्र होता है, क्या होता है, स्वतंत्र। तो स्वयं अपने आप, और कहेंगे स्वयं अपने आप और स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे आपका बन गया कि जो वर्ण स्वतंत्र से उच्चारित होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसे जो वर्ण क्या हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर यहाँ पे हो गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि भैया स्वर को मालूम हो गया कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में जो है कि स्वर कैसे होते हैं, तो बताएंगे कि संस्कृत में जो है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितना है, तो कहेंगे कि 9। संस्कृत में जो है कि स्वरों की संख्या कितना है, तो बताएंगे कि 9 है। कि जो कि अब यह 9 हमारे संस्कृत में जो स्वर है वह कौन कौन है, तो उसको हम देख लेते हैं कि है कौन कौन। तो जैसे करेंगे, जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ये हमारे क्या है, संस्कृत के स्वर। क्या है हमारे संस्कृत के स्वर, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, ये हमारे हो गए संस्कृत के स्वर। अब यह संस्कृत के स्वर आप आए कहां से, तो आप एक संस्कृत के आप लोग जानते होंगे कि माहेश्वर सूत्र, क्या है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्र है कि जिसमें आप जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14। 14 क्या है, माहेश्वर सूत्र है। अब इन 14 माहेश्वर सूत्र में जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब बताएंगे कि पहला हमारा सूत्र क्या होता है, कहेंगे अ, ई, उ, ड़, और जो आयुड़ फिर होगा क्या, रील री का, ए ओंगा, ऐ औ च। चौथा सूत्र हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, चौथा कहेंगे कि ऐ औ च। ये हमारा क्या है, चौथा वाला सूत्र है। पहला तो हमारा आ ई ऊड़ हो गया, दूसरा हमारा क्या है, रील री क, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औ च। तो यहां से देखेंगे कि अ और यहाँ पे फिर क्या है हमारा च, क्या है, अ और अनंत का च। तो यहां से इसलिए देखिए, तो अ ई उ और इसके बाद में रील री ए ओ, अ ई उ, फिर क्या होगा, अड़, अड़ छूट जाएगा, रील री क छूट जाएगा, ए ओ
अंग छूट जाएगा, फिर अ और फिर च छूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि स्वर को और हम किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे कि स्वर को क्या कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं, क्योंकि यह अच प्रत्याहार में आते हैं। क्या होता है, स्वर को अच भी कहते हैं क्योंकि यह अच प्रत्याहार में आते हैं। अच प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब समझते हैं क्या होता है, जो भी प्रत्याहार बोला जाएगा, जैसे अच प्रत्याहार यहाँ पे बोला गया ना, कि जैसे यहाँ पे बोला गया कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी प्रत्याहार बोला जाता है वहां पे होता क्या है कि पहला वर्ड जो होगा, जो पहला वर्ड होगा, महसा सूत्र में देखेंगे, महसा सूत्र में देखेंगे कि अगर पहला वर्ड यहाँ पे अ है तो वह किस सूत्र में है, किस सूत्र में कहां पर है, उसको वहां से ले लेंगे और कहां तक चलेंगे, जहां पे यह लास्ट वाला जो हलंत वाला लिखा रहेगा वह किस सूत्र में कहां पर है। तो हम पहले वाले से शुरू करते हैं और चलते 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 हैं कब तक, कि जहां पे यह लास्ट वाला जो हलंत वाला वर्ड होगा वह नहीं मिल जाएगा। अब ज्यों ही यह हमारा हलंत वाला लास्ट वाला वर्ड मिलेगा, उसी के ठीक पहले आपको क्या करना है, रुक जाना है। तो जब वहां पर रुकेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके उस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ड। और एक चीज, जब हम प्रत्याहार के अंतर्गत चलते हैं तो जैसे अ से शुरू करेंगे, अब बीच में चलते चलेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अ ई उ र, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हलंत आया है। दूसरा वाला सूत्र जो होता है वह क्या है कि री ली क, तो यह देख रहे हैं कि एक अड़ यह हलंत, यहाँ पर भी क हलंत, तो बीच में जितने भी हलंत वाले वर्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उनकी गिनती नहीं करते हैं। जब उनकी गिनती नहीं करेंगे तो इस प्रकार से गिनेंगे कि 1 2 फिर 3 4, फिर इसके बाद में हमारा कितना स्वर आ जाएगा, 9 स्वर आएंगे। वह किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो कहेंगे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यहां तक बात समझ आएगी। अब इसके बाद में अगला चलते हैं। यह तो हमको मिल गया स्वर। अब अगर आप स्वर को हम समझ गए हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वर के क्या है, प्रकार। अब स्वर के प्रकार में अगर चलेंगे तो स्वर के कितने प्रकार बताया गया है। आप जानते हैं कि स्वर के मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। 3 प्रकार में कौन है, पहला कहेंगे कि ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। एक स्वर हम और पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। अगर देखा जाए कि नहीं, अगर कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा क्या होता है, प्लुत स्वर। एक स्वर और पढ़ते हैं जो कि संयुक्त स्वर के रूप में पढ़ते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि परिभाषा अगर पूछा जाए कि परिभाषा किसका क्या है, तो बता देंगे कि परिभाषा में क्या है, तो एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पे समझिएगा ऐसे कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हम हर्ष स्वर को सबसे क्या कहेंगे कि सबसे छोटा स्वर क्या है, हर्ष। उससे बड़ा स्वर हमारा क्या है, कहेंगे दीर्घ है। दीर्घ से भी बड़ा कौन सा है, कहेंगे कि प्लुत है। जब हर्ष सबसे छोटा है, उससे बड़ा दीर्घ है, उससे बड़ा प्लुत है। अभी 3 तक की बात करिए, हर्ष से बड़ा दीर्घ, दीर्घ से बड़ा क्या है, प्लुत है। अब उच्चारण से अगर देखेंगे ना, यह कैसे छोटा बड़ा मालूम होगा, हमको उच्चारण से मालूम होगा। उच्चारण करने में किसको कितना समय लग रहा है, वही वह क्या होगा, स्वर होगा। अब जब ये सबसे छोटा है तो अर्थात कहेंगे सबसे कम समय, जब हर्ष से बड़ा है तो कहेंगे कि
ये हमारा क्या है, तो कहेंगे कि हर्ष से बड़ा है, तो कहेंगे कि 2 गुना समय, और फिर प्लुत में क्या हो जाएगा, कहेंगे कि 3 गुना समय हो जाएगा। अर्थात अगर हम यह देखें कि हेडिंग अगर करें कि हर्ष स्वर क्या है, रस स्वर क्या है, तो उसमें हम बताएंगे, कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर कहते हैं, तो आप ही जान गए हैं कि अभी हमने बताया कि स्वरों की कुल संख्या 9। अब उस 9 में से कौन सा हमारा ह्रस्व स्वर होगा, कौन सा ह्रस्व स्वर होगा, तो यहाँ पे होगा कि जैसे हमारा क्या आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री आएगा, और क्या रहेगा, लरी। अ, ई, उ, री और लरी, यही हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है, तो कहेंगे कि कितना संख्या है, तो बताएंगे कि इनकी संख्या कितना है, 5। और इसी ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मतलब मूल स्वर भी कहते हैं, किसको, बताएंगे कि नहीं, यही जो हमारे ह्रस्व स्वर है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अर्थात अब यह देख लें कि हमारा यह मूल स्वर कितना है, तो अगर कोई पूछे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो भी बता देंगे 5 है। और इसके बाद ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है, वही बात है कि 5 है। और ई, उ, री, लरी, ये हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर। यह उदाहरण आपको याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है या ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो जब आप इसको याद रखेंगे कि अ, ई, उ, री, लरी, यही हमारे ह्रस्व स्वर है, तो आप इन्हीं को ऑप्शन में से ढूंढ के बता देंगे कि ये हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला हेडिंग देखते हैं, ह्रस्व स्वर हमारा हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, तो कहेंगे कि दीर्घ स्वर। आइए पेज को बदल लेते हैं। दूसरा पढ़ेंगे दूसरा हमारा है दीर्घ। तो दीर्घ स्वर में जब चलेंगे हम, तो दीर्घ स्वर में ये देखेंगे, अभी हमने बता दिया ना कि ह्रस्व स्वर क्या है, सबसे छोटा है जिसमें कम समय लगे। अब ह्रस्व स्वर से क्या लगेगा, इसमें जब उससे बड़ा है, तो दीर्घ स्वर में तो कितना, उसका 2 गुना समय लगेगा। तो परिभाषा में कह देंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे, अब अगर जैसे की बात कर दिया गया, 9 स्वर तो हमने आपको बताया कि नहीं कितने होते हैं, 9 स्वर होते हैं। और 9 स्वर में से आपका अ और क्या था, ई, उ, री और लिरी, यह तो निकल गया।
बाकी बचा है आपका ए ओ ऐ ओ, यही चार क्या है, चार हमारे दीर्घ स्वर में। एक चीज याद रखिएगा कि माहेश्वर जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में जो है कि अ ई उ र री ली क ए ओंग, यह जो हमारे सभी ऐ औ च जो यह स्वर लिखा गया है, इसमें अ दीर्घ स्वर के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ई है कि अगर वहां पे अ लिखा गया है तो उसके साथ हमारा क्या है, आ भी रहेगा। अगर छोटी ई है तो उसके साथ हमारा क्या रहेगा, छोटी ई है तो उसके साथ हमारा बड़ी ई भी रहेगा, और छोटाऊ है तो उसके साथ बड़ाऊ भी रहेगा, और जो छोटी री है तो उसके साथ हमारा क्या रहेगा, बड़ी री भी रहेगा। अब एक चीज याद रखिए कि सर लिरी का भी बड़ा होगा, नहीं, याद रखिएगा कि जो लिरी है इस लिरी का बड़ा नहीं होता है। तो अब हम इसको शामिल कर देंगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर का उदाहरण क्या होगा, तो कहेंगे बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी रे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर में शामिल रहते हैं हमारे ए ओ ऐ और औ भी, ये भी हमारे शामिल हैं, लेकिन जो मूल रूप से दीर्घ स्वर है वह हमारे कितने हैं, यही आ ई उ और री ही है। यह ए ओ ऐ हो, यह वास्तव में है क्या चीज, तो इसी को तो हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, संयुक्त स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब एक चीज है कि अगर मुख्य रूप से अगर देखा गया है कि नहीं कितने प्रकार के हैं, तो तीन ही प्रकार के बताया गया। तो तीन प्रकार में जब चौथा प्रकार हम संयुक्त स्वर नहीं पढ़ते हैं, तो यह जो चार ई हमारे होते हैं संयुक्त स्वर वाले, किसके अंतर्गत शामिल कर दिए जाते हैं, तो यही दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं। अब एक बात इसमें देखिए, थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो जब आपसे कह दे कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, और ऑप्शन में आपके पास बड़ी ई भी रख दे, ऑप्शन में आपके पास ए भी रख दे, और यहाँ पे अ और ऊ भी रख दे, चार ऑप्शन कर दे, अब कहे कि बताइए कि निम्न में जो है कि दीर्घ स्वर कौन सा है, ऐसी स्थिति में तब क्या करेंगे, तब आपको ये करना होगा कि जो हमारे पहले या जो मूल रूप से हैं हम क्या करेंगे, इसी को ढूंढेंगे। इसी में से हम क्या करेंगे, पहले दीर्घ स्वर को निकाल लेंगे कि इतने में से पहले हमारा विकल्प सही कौन सा होगा, तो बड़ी ई सही होगा। अब अगर ऑप्शन में बड़ी ई नहीं दिया रहे, क्या हो, अगर इसके स्थान पे छोटी ई दिया है, अब क्या करेंगे कि नहीं, जब दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है तब किसको सही करेंगे, तब हम किसको सही करेंगे, तब आय को सही करेंगे। किसको सही करेंगे, तब आय को सही करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे देखिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर हो गया, तो तीसरा हेडिंग हम करेंगे प्लुत स्वर। कौन सा, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में ये भी आप जान गए कि दीर्घ से भी ये बड़ा होता है, और जब ये दीर्घ से बड़ा है तो क्या होगा, तो जब दीर्घ से बड़ा है तो कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कितना, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा से क्या हो, अधिक समय लगे, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में दो मात्रा से अधिक समय लगे। अब ये आप कह सकते हैं कि दो मात्रा से अधिक का मतलब यह है कि एक मात्रा, दो मात्रा, अब दो से अधिक अर्थात तीन मात्रा, या तीन मात्रा से क्या हो जाए, अधिक समय हो जाएगा, तब वो हमारा क्या बनेगा, तो कहेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लुत स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद में अगर देखा जाए
कि मात्रा यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए पुल्ल स्वर कहते हैं। अब हमारा तो पूरा कहेंगे कि उदाहरण तो हो गया, जो 9 स्वर था 9 स्वर में से 5 तो हमारा हर्ष स्वर हो गया, और यहाँ पर भी हमने ले लिया इसको अ यू का दीर्घ बना लिया, ए ओ ऐ को भी हमने दीर्घ स्वर में शामिल कर लिया। तो प्लुत स्वर में रहेगा क्या? देखिए प्लुत जो स्वर है वह स्वर जो है कि उच्चारित करने की दृष्टि से अर्थात किसी को पुकारना संबोधित करना हमारा यह होता है, या जो हमारी जो ध्वनि होती है, कभी कभी पुकारने के बाद में जो लास्ट में ध्वनि होती है वह ध्वनि काफी समय तक चलती है, उसके लिए क्या किया जाता है, यह प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे प्लुत स्वर का कोई अलग से उदाहरण नहीं, जो हमारा हर्ष स्वर है, जो हमारा हर्ष स्वर है, या तो जो हमारा क्या है दीर्घ स्वर है, उसी के बाद में अगर हम यह जो है कि 3, तो यह दिखाई पड़ रहा है 3, हिंदी का 3, या हिंदी का चिन्ह लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। देखिए जैसे अब यहाँ पे आदि कर देते हैं, जैसे आपका यहाँ पे लिख दिया गया है ओम। क्या लिखा गया है? ओम। यह ओम शब्द लिखा गया। अब इस ओम शब्द में अब अगर हम बात करें कि नहीं ओम शब्द में यहाँ पे अब क्या होगा, तो ये देखिए ओ यहाँ पे हमारा क्या है, कहेंगे ओ तो अभी तो दीर्घ स्वर, उसके बाद में किसका चिन्ह 3, यह 3 है क्या? 3 यह प्लुत स्वर का संकेत होता है। जो 3 लिखा जाता है यह प्लुत स्वर का क्या होता है, संकेत देता है। और फिर यहाँ पे और 3 लिख दिया गया तो यह प्लुत स्वर का संकेत बता रहा है। लेकिन यह प्लुत अब ऐसे अगर लिखा गया है, अब इसमें कहा जाए आपसे कि बताइए कि निम्न में जो है कि प्लुत स्वर, निम्न में जो है कि प्लुत स्वर कौन सा है, और यहाँ पे कह दे कि कोई नहीं, तो बताइए कि निम्न में जो है कि प्लुत स्वर कौन सा है, तो क्या बताएंगे कि यह ओ है कि 3 है कि म है कि कोई नहीं। कुछ देखिए कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि यह जो 3 यही जो प्लुत स्वर का संकेत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर। नहीं, यह बात क्या है, नहीं। अब यहाँ पे यह 3 जो है कि यह नहीं होगा, ये तो सिर्फ संकेत बताता है किसको, अर्थात जिस स्वर के साथ रहता है वह उसका प्लुत होता है। मतलब जैसे ओम लिखा गया है तो ओम में यह ओ हमारा क्या है, पहले का शब्द है, क्या है, पहले ओ है, फिर उसके बाद में 3 आया है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारा प्लुत होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो अर्थात विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो ओ। किसी भी याद रखिएगा, किसी भी स्वर के बाद अगर यह 3 यह का चिन्ह लगा है, जो यह लगा है, तो उसी को हम बताएंगे कि नहीं यही हमारा प्लुत है। यहाँ पे स्वर के बाद में लगा है चिन्ह, तो यह स्वर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी लोगों को जो है कि बात अच्छे से समझ में आ गई है, और इसके आगे का जो वीडियो होगा वह हम लोग अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।